चुनाव हेडलाइंस में नहीं जीते जाते, जमीन पर जीते जाते हैं। मीरगंज जैसे इलाकों की गलियों में, खेतों में। अगर हमें लोकतंत्र की बड़ी तस्वीर समझनी है तो हमें इन छोटी छोटी कहानियों की गहराई में उतरना ही होगा। तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश के मीरगंज विधानसभा क्षेत्र का एक एक्सरे करते हैं। देखते हैं कि चुनाव और शासन की मशीनरी आखिर चलती कैसे है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इसे एक केस की तरह देखेंगे। सबसे पहले जमीन को समझेंगे, मीरगंज की मिट्टी और वहां के लोग। फिर सबूतों पर नजर डालेंगे, यानी कि आंकड़े क्या कहते हैं। इसके बाद हम चुनाव के नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे, पिछले 3 चुनावों का पैटर्न देखेंगे और इन सब जानकारियों से एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, एक ऐसा खाका जो किसी भी उम्मीदवार को लोगों का भरोसा जीतने में मदद कर सके। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, असली राजनीति सत्ता के गलियारों में नहीं, लोगों के घरों और खेतों में होती है। तो हम भी वहीं से शुरू करते हैं। मीरगंज को समझने के लिए हमें पहले वहां के लोगों को, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों को समझना होगा, क्योंकि आखिर में वही तो उनके फैसलों की वजह बनते हैं। ये देखिए नक्शे पर, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में है मीरगंज। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये ग्रामीण भारत का एक छोटा सा आईना है। एक ऐसी जगह जहां उम्मीदें, चुनौतियां और हाँ, राजनीतिक तकदीरें भी बनती बिगड़ती हैं। लगभग 82%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। मीरगंज कोई शहरी इलाका नहीं है, ये असली भारत है, देश का दिल। और ये एक आंकड़ा यही सब कुछ तय कर देता है कि लोगों की रोजी रोटी क्या है, सड़कें कैसी हैं, और जब वो वोट देने जाते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अब एक और नंबर देखिए, 51.46%। इसका मतलब है कि आधी से भी कम आबादी साक्षर है। ये सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं है, नहीं, ये छूटे हुए मौकों की कहानी है। ये विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है जो इस पूरे इलाके के भविष्य पर असर डालती है। और ये देखिए, मीरगंज में काम करने वाले लगभग 73% लोग किसान हैं, मतलब हर 4 में से 3। उनके लिए खेती सिर्फ काम नहीं, जिंदगी है। और इसका सीधा मतलब ये है कि खाद का दाम, बारिश होगी या नहीं, और फसल मंडी तक पहुंचेगी कैसे, ये सब सिर्फ आर्थिक सवाल नहीं रह जाते, ये बहुत गहरे राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं। जरा जमीन से आ रही इस आवाज को सुनिए। लोग कहते हैं बारिश में सड़कें तालाब बन जाती हैं। अब ये कोई बड़ी पॉलिसी की बात नहीं है, ये बहुत सीधी सच्ची बात है। इसका मतलब है कि बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, किसान अपनी फसल मंडी नहीं ले जा पा रहा, और यहीं से, इन्हीं छोटी छोटी परेशानियों से बदलाव की मांग उठती है। तो हमने जमीनी हकीकत तो देख ली, अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। अब वक्त है 2022 चुनावों के आंकड़ों को देखने का, क्योंकि सत्ता का असली खेल वो तो नंबरों में ही छिपा होता है। तो ये है 2022 का रिपोर्ट कार्ड। कुल मतदाता करीब 3,40,000। वोटिंग हुई 67% से ज्यादा, जो कि काफी अच्छी मानी जाएगी। नतीजा, बीजेपी की साफ जीत, आधे से ज्यादा वोट उनके खाते में गए। लेकिन असली कहानी इस आखिरी नंबर में है। जीत का अंतर, मार्जिन 14.22%। ये वो नंबर है जो हमें आगे की राह दिखाएगा। ये चार्ट देखिए, ये तस्वीर खुद ही पूरी कहानी बयां कर रही है। बीजेपी का बार समाजवादी पार्टी से कितना ऊपर है, साफ दिख रहा है। ये जो 14.22% का फासला है ना, ये सिर्फ एक बढ़त नहीं है, ये एक तरह का राजनीतिक किला है। लेकिन हाँ, जैसा हम आगे देखेंगे, कोई भी किला हमेशा के लिए मजबूत नहीं रहता। अच्छा, नंबरों ने हमें ये तो बता दिया कि क्या हुआ, पर ये क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें जरा और गहराई में जाना होगा। हमें 2 चीजें देखनी होंगी, पहली कि वोटर कौन है, और दूसरी कि उनके सामने उम्मीदवार कौन थे। मीरगंज की सियासत को समझने के लिए वहां का सामाजिक ताना बाना देखना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो करीब 66% हिंदू आबादी और 34% मुस्लिम। अनुसूचित जातियों का भी एक अहम हिस्सा है। ये जो करीब 1/3 मुस्लिम आबादी है, ये पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का एक मजबूत आधार मानी जाती है। और देखिए, जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि हमारा संविधान हर नागरिक को बराबर सम्मान और अपनी बात रखने की आजादी देता है। अलग अलग समुदाय का मतलब है अलग अलग विचार, और इन्हीं अलग अलग विचारों का सम्मान करना ही तो एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। तो मैदान में मुख्य खिलाड़ी कौन थे? एक तरफ थे बीजेपी के डॉक्टर DC वर्मा। वो डॉक्टर भी हैं और मौजूदा विधायक भी, मतलब सत्ता और पार्टी का पूरा जोर उनके साथ था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सुल्तान बेग, जमीन से जुड़े नेता,
किसान परिवार से आते हैं। उनकी ताकत थी किसानों के बीच उनकी अपनी पहचान और अल्पसंख्यक समुदाय से उनका जुड़ाव। तो ये एक क्लासिक लड़ाई थी, एक तरफ सत्ता और दूसरी तरफ जमीनी पकड़ का दावा। देखिए, एक चुनाव तो बस एक स्नैपशॉट जैसा होता है। पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। पिछले कुछ चुनावों को देखने से ही मीरगंज की राजनीति का असली ट्रेंड, उसका बदलता मिजाज समझ आएगा। अब जरा इस सीट का सफर देखिए। 2012 में बीएसपी जीती, मार्जिन बहुत कम, सिर्फ 4% से थोड़ा ज्यादा। फिर आया 2017, बीजेपी की लहर थी और उन्होंने लगभग 26% के बड़े अंतर से सीट जीती। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। 2022 में बीजेपी फिर जीती, पर उनका जीत का अंतर घटकर लगभग आधा रह गया, सिर्फ 14.22%। इस पूरे विश्लेषण में शायद ये सबसे जरूरी नंबर है। तो सवाल ये है कि 2017 से 2022 के बीच ऐसा क्या बदला? हुआ ये कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और नतीजा, बीजेपी का जो बड़ा सा जीत का मार्जिन था उसे लगभग आधा कर दिया। अब जो सीट पर हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस किले में आई एक दरार है। और जो विपक्ष में है, उनके लिए ये उम्मीद की एक नई रोशनी है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इस सारे डेटा को अगर हम एक साथ रखें तो किसी भी चैलेंजर के लिए जो इस सीट को जीतना चाहता हो, एक बहुत साफ रास्ता नजर आता है, एक एक्शन प्लान। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख रणनीति, मतलब 4 तरफ से एक ऐसी रणनीति जो पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल सके। ये चतुर्मुख रणनीति, इसके 4 हिस्से हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला, गठबंधन, यानी विपक्ष को एक साथ लाना। दूसरा, स्थानीय मुद्दे और गवर्नेंस, यानी लोगों की असल समस्याओं पर फोकस करना। तीसरा, डिजिटल मोबिलाइजेशन, आज के जमाने में बहुत जरूरी। और चौथा और सबसे अहम, कैडर और बूथ मैनेजमेंट, क्योंकि चुनाव तो आखिर में बूथ पर ही जीता जाता है। ये चारों मिलकर ही जीत का एक मजबूत प्लान बनाते हैं। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। प्लान सीधा है। नंबर 1, सारे विपक्षी वोट को बिखरने से रोकें, एक हो जाएं। नंबर 2, बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे छोड़िए, बात करिए उन सड़कों की, उन नौकरियों की जो मीरगंज के लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। नंबर 3, हर डिजिटल तरीके का इस्तेमाल कीजिए, खासकर व्हाट्सएप, ताकि आपका मैसेज घर घर तक पहुंचे। और आखिर में अपने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकिए, हर बूथ पर। चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। असली चुनौती ये है कि इस सारी जानकारी को, इस इनसाइट को एक असली जनादेश में कैसे बदला जाए। ये सफर है रणनीति से भरोसे तक का, और यही सबसे मुश्किल सफर है। तो कोई चैलेंजर अगर ये सीट जीतना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? रास्ता बिल्कुल साफ है। पहली बात, वक्त बर्बाद किए बिना जल्द से जल्द एक बड़ा गठबंधन बनाइए। दूसरी बात, हवा में बातें नहीं, एक डिटेल्ड मीरगंज डेवलपमेंट चार्टर बनाइए। तीसरी बात, डिजिटल की दुनिया में टक्कर बराबर की होनी चाहिए। और चौथी और सबसे जरूरी बात, नैरेटिव को बदलिए। बात सिर्फ पहचान की नहीं, बल्कि काम की, परफॉर्मेंस की और भरोसे की होनी चाहिए। ये जो हमने कहा नैरेटिव रीफ्रेमिंग, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप वोटर से सिर्फ इस आधार पर बात ना करें कि वो किस जाति या धर्म का है, बल्कि इस आधार पर बात करें कि उसकी जरूरतें क्या हैं। बातचीत को पहचान की राजनीति से हटाकर काम और भरोसे पर लाना। और हाँ, जब हम डिजिटल तरीकों की बात कर रहे हैं तो इसे पूरी जिम्मेदारी से करना होगा। भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन कानून है, DPDP, वो कहता है कि हर वोटर की प्राइवेसी का सम्मान हो, उनकी सहमति के बिना उनका डेटा इस्तेमाल ना हो। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये भरोसा बनाने का सही तरीका है। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक बहुत जरूरी सवाल। सोचिएगा कि लंबे समय का भरोसा क्या वो चुनाव के वक्त भीड़ जुटाने से मिलता है या फिर पूरे 5 साल लगातार लोगों की सेवा करने से? इस सवाल का जो जवाब है, उसी में सिर्फ मीरगंज का नहीं, बल्कि हमारे देश में गवर्नेंस का भविष्य छुपा है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।